हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशो। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को समझेंगे कि रेशो होता क्या है। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। बनाइए, ए है, ये बी। ए के पास 400 रुपये हैं और बी के पास है 150 रुपये। ये तो हो गई इनकी एक्चुअल वैल्यू। अगर हमें इसको रेशो में लिखना होगा तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना ये हो सके। देखो, ये 50 से कट जाएगा, ये जाएगा 8 बार और ये जाएगा 3 बार। अब इसको हम नहीं काट सकते हैं वरना डाटा जाएगा डेसिमल में। तो ये हुई इसकी रेशनल वैल्यू। इसी को लिखने का तरीका है ये, बस और कुछ नहीं है। और ये होता है रेशो का साइन, दो बिंदियां। देखो, ये रेशो कभी भी ना, ये अकेला नहीं होता है, इसके साथ कोई ना कोई इंटीजर होता है। मान लो इसको भी एक से इंटू किया गया है और इसको भी एक से, यानी कि इनके साथ कोई ना कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता ही है हमेशा। जो रेशनल वैल्यू होती है उसके साथ हम उसको लिखते नहीं है क्योंकि आपस में कट जाता है, इसलिए हम इसको शो ऑफ नहीं करते हैं। लेकिन ये होता है क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 400 है और इसकी एक्चुअल वैल्यू है 150। हमने इसको 50 से सिंप्लीफाई किया है, तब जाकर ये 8 आया और ये 3 आया। वास्तविकता में ये 3 × 50 है और ये 8 × 50 है। ठीक है, और इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखो, हमने परसेंटेज पढ़ा, 50%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। और इसको जब रेशनल फॉर्म में लिखेंगे हम तो ये आएगा 2:1। ठीक है, ये हो गई इनिशियल वैल्यू और ये हो गई फाइनल वैल्यू। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, बस इनको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम और एडवांस लेवल तक रेशो पढ़ेंगे। तो सीधा सवालों से शुरुआत करते हैं क्योंकि सवालों से हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं उनके कॉन्सेप्ट आपको समझाते जाऊंगा। तो सवाल है कि A/B 7/9 है और B/C 3/5 है। हमें A, B और C की रेशनल वैल्यू निकालनी है। तो ये A, B, इधर का है 7, इधर का है 9। ठीक है, और फिर B की वैल्यू इधर की है 3 और C की वैल्यू इधर की हमें 5। इसको लिखने का तरीका होता है, क्योंकि B हमें 2 बार दिया गया है, एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। देखो, अब इनको कंबाइन करने के लिए B की वैल्यू यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। दो, अगर ये B कॉमन है तो इसकी वैल्यू दोनों ही जगह एक ही होनी चाहिए, तब जाकर हम इस पूरे रेशो को ऐड कर पाएंगे, कंबाइन कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे रेशियो में 3 से इंटू कर देंगे। 3 का इंटू यहाँ भी और 3 का इंटू यहाँ भी। अगर हमें इंटू करना है, डिवाइड करना है, जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी करना है तो हमें पूरे रेशियो में करना पड़ेगा, किसी भी एक इंटीजर में हम वो नहीं कर सकते। तो यहाँ से अगर इसमें इंटू करेंगे हम तो ये 7 एज इट इज, ये 3 × 3 9 हो जाएगा और ये 3 × 5 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई इसकी एक्चुअल वैल्यू। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। देखो, ये तो हो गया इसका कारण, कंसेप्ट कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, हमें इसको डायरेक्ट सोल्व करना है, वो तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो इसको करने का तरीका होता है कि इस 3 का हम 7 में इंटू करते हैं। कुछ लोग इसको 3 को यहाँ पे भी लिखकर 9 को यहाँ पे लिखकर फिर इसका इंटू करते हैं, वो होता कुछ नहीं है, उसमें टाइम खराब होता है। एक ही चीज़ है ये, इस 3 को यहाँ लिखकर इसमें इंटू करें या फिर यहाँ से इसमें इंटू करते हैं। 3 का इसमें करेंगे, ये बनेगा 21, ये बनेगा 27 और ये बनेगा 45। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 से वापस, ये 7, ये 9 और ये आएगा 15। तो फिर से यही आंसर हो जाएगा हमारा।
देखो भाई, इसी सवाल को करने का मैं एक और तरीका बताता हूँ। हमें दे रखा है कि ए से बी का रेशो 7:9 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में भी होना चाहिए, ए से बी का रेशो 7:9 होना चाहिए। इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में 7:9 नहीं है। इसको हम 7 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बनेगा 3 और 5, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन। सेकंड हम देखते हैं कि बी से सी का जो रेशो है वो है 3:5, यानी कि बी से सी का रेशो 3:5 आना चाहिए। देखो यहाँ 9 और 5 है, ये नहीं बनेगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 से, तो ये 3 से कटेगा, ये 3 बनेगा और ये 5 बनेगा, यानी कि दोनों ही बातें ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। ये होता है एग्जाम में करने का तरीका। हमें लिखकर टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधे ऑप्शन चेक करना है और आंसर टिक करना है। हार्डली 10 सेकंड लगेंगे इस सवाल को सोल्व करने में हमें। अगला सवाल है कि स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई से चौड़ाई का रेशियो क्या दे रखा है? 5:2, ठीक है। और इसमें चौड़ाई का दे रखा है हमें 40, दो की वैल्यू 40 दे रखी है हमें, यानी कि 20 गुना। और पूछिए लंबाई, ये भी 20 गुना होगी, यानी कि 100 मीटर। मेंटली करना है इस सवाल को, कैसे करना है इसलिए लिखकर समझाया मैंने। बाकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी कि आप मेंटली कर सके इस सवाल को। अगला सवाल है, यदि 1000 रुपये को ए और बी के बीच 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो ए को प्राप्त होगा। देखो 3 और 2 टोटल वैल्यू क्या आएगी? 5। इससे कितने गुना ज़्यादा है? ये 200 गुना ज़्यादा है। तो ए को कितने रुपए मिल रहे हैं? ए को वैल्यू है 3, तो 3 भी अपने आप में 200 गुना होगा, यानी कि 600। अगला सवाल है, एक्स वाई 3:4 और वाई जेड 3:4, तब x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3z किसके बराबर होगा? सबसे पहले एक्स वाई जेड का रेशियो निकालते हैं अपन। 3 4 और 3 4, ठीक है। इसको करने का तरीका वही, ये आएगा 12 और ये आएगा 16। हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इन सबका एडिशन अपॉन 3z। z की वैल्यू क्या है हमारे पास? 16, 16 48। इन सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 37, ठीक है, और ये 48। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, यदि a:b 2:3 तथा b:c 4:5 है तो a प्लस बी रेशो b प्लस सी क्या होगा? तो प्रोसेस वही रहेगी, ए बी सी का पहले मान निकाल लेंगे हम। ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये बनेगा 8, ये 12 और ये 15, ठीक है। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो गया? 20। और बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना होगा? 27। क्लियर? हमारी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि मिनिमम 10 सेकंड में ये सवाल खत्म हो जाए पढ़ने के बाद। अगला सवाल है, m/n 3:2, तो हमें निकालना है 4m प्लस 5n रेशो 4m माइनस 5n। देखो m की वैल्यू दे रखी है 3, 4 तिया 12 प्लस 5 10, यानी कि बनेगा 22 रेशो ये 12 और ये माइनस 10, यानी कि 2, यानी कि 11:1। अगला सवाल है, 21 38 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो? समानुपाती का मतलब कि ये 21 और 38 जिस रेशो में है उसी रेशो में 55 और 106 होंगे।
इसमें से कोई संख्या घटाने, मान लिया हमने x घटाए हम सभी में से, इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको सोल्व करने में काफी वक्त लगता है, इसलिए इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन सेटिस्फाइड करवाना। देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये बनेगा 19, ये बनेगा 36, ठीक है। यहाँ पे 2 रखेंगे हम तो ये बनेगा 53, ये भी प्राइम नंबर होता है, यानी कि आपस में कटेगा नहीं, यानी कि इनका रेशियो सेटिस्फाइड नहीं होगा। 4 रख के देखते हैं हम, इसमें से 4 घटाएंगे हम तो ये बनेगा 17 और ये बनेगा 34, ठीक है, यानी कि 1:2। इसमें से 4 घटाएंगे हम तो ये बनेगा 51 और ये बनेगा 102, ये भी बनेगा 1:2, यानी कि ऑप्शन सेटिस्फाइड है। हमें समानुपाती चाहिए थे, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये वाले भी हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। इसको सोल्व करने में वक्त बर्बाद नहीं करना है हमें, एग्जाम हो या फिर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, हमें आदत यही डालनी है कि हम इस सवाल को ऑप्शन से करें, कभी इसकी प्रोवर मेथड से सवाल को सोल्व नहीं करना है। अगला सवाल है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 5:6 हो जाए, ठीक है। ये 3 5 माना कि x जोड़ेंगे हम और ये रेशियो हो जाएगा फाइनल 5:6। देखो इस सवाल को भी हमें ऑप्शन से ही करना है। x की जगह हम 13 रखें तो ये बनेगा 16, 16 5 का मल्टीपल नहीं है। देखो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसमें 5 होना चाहिए, 16 में 5 नहीं होता है तो ये ऑप्शन आगे चेक नहीं करेंगे हम। 7 रखेंगे तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 12, ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा। 10 और 12 इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5:6 बनेगा, तो ये आंसर होगा। अगला सवाल है x/y 3:4 है, तब 4x - y रेशियो 2x + 3y। x की जगह हमें 3 रखना है और y की जगह में 4 रखना है, तो ये बनेगा 12 - 4 यानी कि 8 और ये बनेगा 6 + 12 18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये बनेगा 4 और ये 9। अगला सवाल है दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% है। देखो रेशियो में क्या है, ये 5 और 4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू इसका परसेंटेज निकालना है, इसको हम 50 मान लेते हैं, इसको 40। अब क्या बोला है कि पहली संख्या का 40%, 50 का 10% हम निकालें तो 5 बनेगा और 40% निकालें तो ये बनेगा 20। क्लियर। और हमें दे रखा है कि पहली संख्या का 40% 12 है, यानी कि ये हमारी पहली संख्या नहीं है। अब इस 40 का हम 40% निकालें, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सवाल की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। देखो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था कि हम 50 का 40% निकालें या 40 का 50% निकालें, बात एक ही है, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उनमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। हम अगर पहली संख्या को 50 माने, दूसरी संख्या को हम 40 माने, तो इस 50 का हमें 40% निकालना है और दूसरी संख्या यानी कि 40 का हमें 50% निकालना है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, पहली संख्या का 40% की वैल्यू हमें 12 दे रखी है और दूसरी संख्या की वैल्यू हमें पूछी है, तो यानी कि वो वैल्यू भी आएगी 12। क्लियर। कैसे आएगी, जब इसका 40% हम निकालेंगे तो ये आएगी 20 और जब इसका 50% हम निकालेंगे तो ये आएगी 20। इस 20 की वैल्यू हमें 12 दे रखी है। क्लियर। और हमें इसकी
इस 20 की वैल्यू हमें निकालनी, ये 20 से 20 कट जाएगा और बचेगा केवल 12 ही। तो परसेंटेज के कंसेप्ट का सवाल था ये, लेकिन इसमें रेशियो यूज हुआ है इसीलिए यहाँ पे डाला गया है। अगला सवाल है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितना वर्ष है। देखो दे रखा है कि एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, रेशो में कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, 5 और 9 के बीच की गैप कितनी है, 4। 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 40, 10 गुनी। हमसे पूछा है उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। इनका योग क्या आएगा, 14, ये भी होगा अपने आप में 10 गुना, यानी कि 140। मेंटली किया जा सकता है सवाल ये, पेन चलाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो संख्याएं मानते हैं हम x और y, x प्लस वाई योग का वर्ग इनके गुणनफल का 4 गुना, ये 4 गुना है। अगर इसमें भी हम 4 का इंटू कर दें तो ये आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इनके वर्गों का योग 4 गुना है इनके गुणनफल का। क्लियर, अगर गुणनफल में हम 4 का इंटू करते तो ये आपस में बराबर हो जाएगी। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इधर है 4xy। क्लियर, ये जब इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस का, लेकिन इसको हम इस साइड भेजते हैं। क्लियर, ये माइनस का बनेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। इसको यहाँ सोल्व नहीं करना है, यहाँ से ऑप्शन सेटिस्फाइड करवाना है। एक्स की जगह हम 2 रखें तो ये बनेगा 4 और ये 1 5, और यहाँ पे 2 और 1 रखेंगे तो ये 4, यानी कि ए रेशो ऑप्शन ए सेटिस्फाइड नहीं करता, इधर 4 ही बनेगा और इधर बनेगा 5। क्लियर, 1:1 रखते हैं हम, इधर बनेगा 1, यहाँ बनेगा 1, 1 + 1 2, और यहाँ पे भी अगर 1 1 रखें तो ये बनेगा 2, यानी कि ऑप्शन 3 सेटिस्फाइड करेगा। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी द्विघात समीकरण, इसको सोल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ तक सोल्व किया पहले, और यहाँ पे आने के बाद हमने ऑप्शन रखा। आप चाहो तो ऑप्शन यहाँ पे भी रख सकते हो, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 1 × 1 × 4 4। लेकिन अगर डाटा थोड़ा डिफिकल्ट हुआ ऑप्शन में तो फिर दिक्कत आएगी आपको सोल्व करने में, फिर आपको यहाँ तक सोल्व करना पड़ेगा और फिर इसमें ऑप्शन आप रख सकते हो इजीली। अगला सवाल है, क्रिकेट मैच में 3 प्रकार के टिकट होते हैं, जैसे ए बी सी, प्रत्येक की कीमत क्रमशः 1000 500 200 है। श्रेणी ए बी सी के बेचे गए टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल संग्रह 2.5 करोड़ है तो बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये रेवेन्यू क्या होता है, कुल संग्रह, इसकी वैल्यू कब निकल के आएगी, जब टिकट की कीमत, मूल्य और कितनी क्वांटिटी में टिकट बिके हैं, इन दोनों का जब इनटू हम करेंगे तब जाके उसका रेवेन्यू निकल के आता है। ठीक है, रेवेन्यू को कुल संग्रह लिखा गया है यहाँ पे। तो टिकट की प्राइस क्या है, 1000 500 और 200, और किस रेशो में टिकट बेचे गए हैं, 3:2:5। तो इनका रेवेन्यू क्या जनरेट होगा, यहाँ से बनेगा 3000, यहाँ से बनेगा 1000, और यहाँ से बनेगा हमारे पास 1000। ठीक है, तो ये बनेगा टोटल 5000। 2.5 करोड़। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है 5000 से। देखो 0 से 0 आपस में कटेगी, पता नहीं कितनी 0 बचेगी, लेकिन इंटीजर जो आएगा वो आएगा 5। ठीक है, स्टार्टिंग का,
और एक ही ऑप्शन में है वो। तो ऑप्शन देख के हमें सवाल करना है, जरूरत है तो ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है। अगला सवाल है A/B 2/1, B/C 3/2, C/D 3/4, D/E 5/2। हमें निकालना है A से B, A/B/C/D/E। देखो सवाल भले ही बड़ा है, लेकिन उसको करने का तरीका वही है। जैसे हम ABC का रेशो निकालते हैं ना, वैसे ही आगे आगे चल के हमें इन सब का रेशो निकालना है। तो गिवन है कि A, B और C, इसका देखा है हमें 2 1 और B से देखा है 3 2। यहां से हम निकालेंगे तो ये बनेगा 6 3 2। क्लियर। अब C से D का दे रखा है वापस। C से D का क्या रखा है 3/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वापस इसमें इसका इनटू, ये बनेगा 18, ये 9 6 8। ठीक है, ABCD का रेशो आ गया। अब यहां से निकालना है हमें E का। D से E का क्या रेशो है 5/2। ठीक है, इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। 18 5 90, ये बनेगा 45, ये बनेगा 30 और ये बनेगा 40 और ये बनेगा 16। यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ये तो हो गया इसका नॉर्मल, इसको सोल्व करने का तरीका। अगर यही सवाल एग्जाम में आए तो वो कैसे करना है वो बताता हूं मैं अब। देखो ये सवाल बेसिक है रेशो का, जिसने रेशो पढ़ा है वो टाइम लगेगा उसको, लेकिन ये सवाल कट जाएगा। एग्जामिनर अगर ये सवाल एग्जाम में देगा तो फिर आपकी वो अप्रोच चेक करने के लिए देगा कि आपको रेशो आता है या नहीं। ठीक है, या फिर आपको रेशो के साथ खेलना आता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ए से बी का रेशो दे रखा है 2/1। क्लियर। तो इन तीनों ऑप्शन में ए से बी का रेशो 2/1 है। देखो इस रेशो में 2/1 नहीं बनेगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा पहले तो ये ऑप्शन हमारा हट गया। अब बी से सी का रेशो दे रखा है 3/2। ठीक है, ये 2/1 बनेगा। इसको जब 15 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा इस, और ये भी नहीं होगा। इसको 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक ही ऑप्शन हमारे पास बनता है जिसमें ये 16 हो जाएगा 15 से, ये 2 हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं उस पूरी, और डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। रेशियो चैप्टर बहुत ही इजी होता है अगर आपको रेशियो के साथ खेलना आता है तो। ठीक है, जैसे आपका बेसिक कंप्लीट हुआ आपको मेंटली सोचना है और रेशियो से ही आंसर फाइंड आउट करना है। कभी भी इस तरीके के सवाल में आपको प्रॉपर मेथड लगा के आंसर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भले एग्जाम के क्वेश्चन लगा के देखना। अगला सवाल है ए से बी का रेशो दे रखा है 2/3, बी से सी का 4/1, सी से डी का 2/5। इसको भी उसी तरीके से सोल्व करना है, लेकिन हम एग्जाम में करना कैसे करना है उस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, ए से बी का रेशो दे रखा है 2/3। तो इसको देखें हम तो ये 2/3 नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन है जो 2/3 में बनेगा। ये 8 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24। बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ए से बी का रेशो 2/3 का बन रहा हो। कैलकुलेशन की जहाँ ज़रूरत हो, प्रॉपर मेथड की जहाँ ज़रूरत हो, वहीं हमें लगानी है। अदरवाइज नहीं, हमें घर पे भी नहीं करनी है प्रॉपर तरीके से। ऐसी आदत डालना है हमें कि हम सवालों को जल्दी से जल्दी और जो बेस्ट तरीका है वही डेली यूज़ में लेकर आए।
अगला सवाल है ए रेशो बी प्लस सी 1:3, सी रेशो ए प्लस बी 5:7। देखो ए अपॉन बी प्लस सी का रेशो दे रखा है 1/3, सी अपॉन 1 प्लस बी का रेशो दे रखा है हमें 5:7। देखो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यानी कि टोटल वैल्यू जो है हमारे पास सेम होना चाहिए रेशियो की। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए ये रेशियो का नियम कहता है अगर आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो इनकी टोटल वैल्यू जो है उनको पहले हमें इक्वल करना पड़ेगा। आगे बहुत सारे सवाल आएंगे इस कंसेप्ट पे, उनमें भी हमें यही मेथड लगानी पड़ेगी। जो टोटल वैल्यू होती है रेशियो की वो हमें पहले इक्वल करनी पड़ेगी। देखो इसकी रेशियो वैल्यू क्या है 1+3 4, इसकी रेशनल वैल्यू क्या है 5+7 12। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 का इंटू कर दूं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब 3 का इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। किसी भी एक चीज में हम करेक्शन नहीं कर सकते। अगर रेशो में किसी पर्टिकुलर रेशो का अगर हम उसमें जोड़े घटाएं गुणा भाग कुछ भी करें तो मैं उसकी एक दो जितनी भी वैल्यू है उन सभी में वो करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अगर इसमें इंटू करें तो ये बनेगा 3/9। ठीक है, ये भी अब 12 हो गया टोटल वैल्यू और ये भी 12। और हमें कंपेयर करना है। देखो ए की वैल्यू आ गई 3, सी की वैल्यू आ गई 5। क्लियर। और बी प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई 9 और सी की वैल्यू है हमारे पास 5, यानी कि बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल कर आ गई 4। हमसे पूछा है बी रेशो ए प्लस सी, बी की वैल्यू आएगी 4, ए प्लस सी यानी कि 3+5 8, यानी कि 1:2। तो बेसिक कंसेप्ट हमें हमारे मजबूत रखने हैं ताकि हम आगे जाके जब बड़े सवाल आए तब उनमें हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। रेशियो को हम तभी इक्वल कर सकते हैं, तभी उनमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं जब उनकी अगर दो चीज़ों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनकी टोटल जो वैल्यू होगी वो आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। अगला सवाल है ए प्लस बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए 4:7:9 है। तो ए प्लस बी प्लस सी 30, देन फाइंड सी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनकी वैल्यू हमें गिवन है 4 7 9। ठीक है, अगर इन तीनों को कंबाइन करें जोड़ें तो ये बनेगा 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी और इन सभी को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 20। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आएगी 10 और हमें दे रखी है 30। क्लियर, ये इसका 3 गुना है। क्लियर, 3 गुना यानी कि a प्लस बी प्लस वैल्यू क्या आई 30, 3 गुना। तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी ये भी अपने आप में 3 गुना होगी यानी कि 12। अब a प्लस बी की वैल्यू आई 12, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 30, तो c की वैल्यू आएगी 18। क्लियर। अगले सवाल करते हैं 4x² माइनस 3y² रेशो 2x² प्लस 5y², ये समानुपात का निशान होता है। ठीक है, 12:19। इस समानुपात का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये इस रेशियो के बराबर है और ये जो वैल्यू है ये इस रेशियो के बराबर है। ये इसका एक्चुअल में अर्थ होता है। 2-3 सवाल पहले करवा चुका हूं मैं इस बेस पे। डायरेक्ट ऑप्शन रख के इस सवाल को सोल्व करना है हमें, आप ये करके देख लेना। अगला सवाल है x रेशो वाई जेड, वाई रेशो जेड एक्स, जेड रेशो एक्स वाई अनुपातों की व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो इनका लेना है हमें व्युत्क्रमी अनुपात। क्लियर, और उन व्युत्क्रमी अनुपात का हमें निकालना है फाइनली मिश्र अनुपात।
ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो जो ऊपर वैल्यू है वो नीचे चले जाएगी और नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हम पहले लिखेंगे वाई जेड की, यानी कि वाई से जेड और इसका फाइनल वैल्यू क्या देखिए एक्स। अगला लेंगे हम जेड एक्स, ये आएगी वाई। अगला लेंगे एक्स वाई और ये जेड। इनका मिश्र अनुपात हमें निकालना है, यानी कि सबको एक साथ लेंगे। देखो इस एक्स वाई जेड से जेड एक्स वाई ये कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या हमारे पास एक्स वाई जेड रेशो 1। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये। अगर सवाल में व्युत्क्रमी ना बोला गया होता तो इसका आंसर आता ये, लेकिन सवाल में बोला है कि इनके व्युत्क्रमों का मिश्रानुपात निकालना है, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा एक्स वाई जेड रेशो 1। अगला सवाल है 2145 रेशो एक्स प्रपोज समानुपात 3003 रेशो 42 है। तो y का वह मान क्या होगा कि x रेशो 2508 रेशो y रेशो 11704 हो 11704। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम निकालेंगे। ये दे रखा है 2145 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3003 अपॉन 42। क्लियर। देखो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 21 से, ठीक है, ये जाएगा 2 बार, और ये जाएगा 21 से 1 4 3 टाइम्स। क्लियर। यहाँ देखो 3 से जाना है हमें 5 पर, ठीक है, तो ये बनेगा लगभग इकाई का अंक जो आएगा वो 5 आएगा। इसका कितने गुना दे रखा है, देखो 10 गुना से भी ज्यादा और 20 गुने से कम, यानी कि 15 गुना। क्लियर, ऐसे एज्यूम कर सकते हैं हम। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 30। क्लियर। और हमें निकालना है यहां से y की वैल्यू। x की वैल्यू आए हमारे पास 30 डिवाइड बाय 2508 इज इक्वल टू y अपॉन 11704। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम। ये बनेगा 30 इंटू 11704 2508। देखो ऊपर इकाई का अंक बनेगा 0। क्लियर। हमें अगर 8 से 0 पे जाना है तो 8 में या तो हमें 5 का इंटू करना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगा 10 का। क्लियर। 5 का इंटू करेंगे तो 40 बनेगा, उसमें 0 आ सकती है, और 10 का इंटू करेंगे तो 80 बनेगा, उसमें 0 आ सकती है। इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है बीच में कहीं भी 0 आने का। तो 5 तो कहीं इकाई का अंक है नहीं, 0 जरूर है, तो इसका आंसर आएगा 140। ठीक है। ये तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन को करने के लिए, वरना अगर इसको काटने बैठोगे आप तो आपका समय कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। जैसे यहां से हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया कि हमें 3 से जाना है 5 पर, ठीक है, तो 3 5 15 होता है, यानी कि इकाई का अंक जो है 5 आएगा। ये इतना सेटिस्फाइड हुआ। अब यहां से हम देखते हैं इस वाली वैल्यू से, ये इसका लगभग दे रखा है 10 गुने से ज्यादा और 20 गुने से कम। क्लियर। यानी कि 15 10 और 20 के बीच में इकाई का अंक 5 आने की एक ही वैल्यू है 15, तो इसको हमने डायरेक्ट काट दिया। वरना ये कैलकुलेशन सोल्व करो, ये कैलकुलेशन सोल्व करो, तो ये क्वेश्चन इतना इजीली सोल्व नहीं हो पाता। अगला सवाल है a अपॉन बी इज इक्वल टू 0.7 है, तो a माइनस बी ए प्लस बी प्लस 11 अपॉन 34 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से
बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 7, ये बनेगा 10। क्लियर। यहाँ पे a माइनस ए बी यानी कि 10 में 7 गए तो 3, यहाँ पे बनेगा a प्लस बी यानी कि 17। ठीक है, इसमें हमें जोड़ना है 11/34। एलसीएम लेंगे, ये आएगा 34, ये बनेगा 6 प्लस 11, 17/34 यानी कि 0.5। अगला सवाल है 3/5 p इज इक्वल टू 7/9 q इज इक्वल टू 4/5 r। तो क्रमशः p q r का अनुपात क्या होगा। देखो ये सारी इक्वल में दे रखी है वैल्यू हमें। क्लियर। इसको हम लिखें, अलग अलग करके लिखें। 3/5 p इज इक्वल टू 7/9 q। ठीक है, इसका हम इसमें इंटू करें, इसका इसमें, तो ये बनेगा 27p इज इक्वल टू 35q। ठीक है, इनको कंपेयर करेंगे तो ये आएगी p की वैल्यू और ये आएगी q की वैल्यू। हमें इतना नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी बेस वैल्यू होती है, ये जो है इसकी बेस वैल्यू है p की, यही इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। तब कब, जब ऊपर 1 हो। ठीक है, तो हमारी जिंदगी का मकसद है कि ऊपर 1 आ जाए, तो बेस वैल्यू जो होगी वो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। क्लियर। तो इसको हटाने के लिए इसका इसमें इंटू कर देते हैं और इसका इसमें। इस 7 का जब 5 में इंटू करेंगे तो p की वैल्यू आएगी हमारे पास 35 और q की वैल्यू आएगी 27। क्लियर। ऐसे ही जब इसको सोल्व करेंगे तो इस 4 का इंटू हम 9 में करेंगे तो q की अगेन वैल्यू आएगी 36 और r की आएगी वैल्यू हमारे पास 35। क्लियर। हमसे पूछा है p q और r की कंबाइंड वैल्यू, तो आएगी 35, 27, q की एक और वैल्यू दे रखी है 36 और यह देख रहा है 35। क्लियर। देखो ऑप्शन ऐसा होगा q की वैल्यू जो 27 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। इसको सोल्व करने का तरीका तो हमें पता है, लेकिन हम कुछ जुगाड़ लगा के इसको करते हैं। तो q की जो वैल्यू होगी वो 27 से भी कटेगी और 36 से भी कटेगी, ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है। क्लियर। देखो ये जो वैल्यू है ये 36 से तो कट जाएगी, लेकिन ये 27 से नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी और ये भी नहीं कटेगी। एक ही ऑप्शन है, ये 27 से भी कट जाएगा 108 और 36 से भी कट जाएगा। तो इस तरीके से हमें सवाल को सोल्व करना है। हमें पता है कि ये वैल्यू सोल्व करने में हम फंसेंगे, तो इसको फिर हमें ऑप्शन से उड़ाना है। अगला सवाल है x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx का मान क्या होगा। तो देवियों और सज्जनों, आपने अगर एलजेब्रा पढ़ा है तो उसमें एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर। क्लियर। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर। हमें यहाँ पे दे रखा है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और प्लस का एक्स जेड। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि x और z इन दोनों का इंटू करने पर वैल्यू जो आई वो पॉजिटिव आई। यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, इस y की वजह से ये वैल्यू आई नेगेटिव, यानी कि ये फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा x माइनस वाई प्लस
जेड, इसके होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। क्लियर? ये y नेगेटिव होने की वजह से ये वैल्यू भी नेगेटिव आई है और ये वैल्यू भी नेगेटिव आई है। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? अगर नहीं आया है तो जो आप एलजेब्रा पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी पिछले सवाल में हमने किया कि ये इसकी बेस वैल्यू जो होती है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। क्लियर? इस पूरे फॉर्मूले की वैल्यू ये आई हमारे पास, इसी में हमें मान रखना है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? b प्लस सी माइनस ए। क्लियर? b प्लस सी माइनस ए, माइनस का ये इस पूरे डाटा में माइनस से इंटू हम करेंगे तो ये आएगा माइनस का b प्लस का c और प्लस का a, प्लस z की पूरी वैल्यू a प्लस b माइनस c। अब ये कट जाएंगे आपस में, ये प्लस से माइनस का कट जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, यहां से बचेगा हमारे पास ये b से b भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा a प्लस b प्लस सी। क्लियर? और इसका स्क्वायर, ये जो लग रहा था एज इट इज। ये अनुपात हटाने का एक नियतांक दे रखा है इसमें k, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, के स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो जिसको समझ में नहीं आया वो लोड न ले, ये सवाल एक्चुअल में बनता एल्जेब्रा में है, लेकिन गलती से यहाँ पे डल गया है मेरे से, तो इसको नी भी समझ में आए वो इतना तनाव न ले, जब एल्जेब्रा हम पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है a रेशो b रेशो c 1/4 1/3 1/2, तो a अपॉन b रेशो b अपॉन c रेशो c अपॉन a क्या होगा? देखो जब तीनों रेशो में दे रखे हो हमें, ठीक है, a और b और c, तो इनकी एक्चुअल वैल्यू में निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरी वैल्यू में हम 12 से इंटू करें, एलसीएम इसका 12 आएगा, तो ये ए बी और सी की वैल्यू आएगी, जब 12 एलसीएम लेंगे और 12 का सब में इंटू करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 3, बी की वैल्यू आएगी 4 और सी की वैल्यू आएगी 6। क्लियर? हमसे पूछा है ए अपॉन बी, यानी कि 3/4, फिर है बी अपॉन सी 4/6, फिर है सी अपॉन ए यानी कि 6/3। इसका भी एलसीएम 12 ही आएगा, यहां भी 12 से इंटू करें, यहां भी 12 से इंटू करें और यहां भी 12 से इंटू करें, तो ये 3 से 3 बार जाएगा 9, ये 2 8, ये 4 24। क्लियर? ये एलसीएम लेकर जो इंटू यहाँ किया हमने वही यहाँ पे किया और इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाली। क्लियर? फिर हमें ये डाटा इस वाली कंडीशन में रखना था, इस वाली कंडीशन में रखा, इसमें भी डाटा फ्रैक्शंस में है तो इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया। अगर ये चीज़ें इक्वल में दे रखी होती तो इसको करने का तरीका अलग होता है, अगर ये अनुपात में दे रखी है सब तो इसको एलसीएम लेकर हमें सोल्व करना पड़ेगा। अगला सवाल है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू ई रेशो एफ इज इक्वल टू 1/2 है, तो पी ए प्लस पी सी प्लस आर ई रेशो पी बी प्लस क्यू बी क्यू डी प्लस आर एफ किसके बराबर होगा? क्लियर? तो इन सभी रेशो का इक्वल में दे रखा है हमें 1/2। P इज इट इज ए का क्या है 1, इस तरीके C का भी 1 और E का भी 1, यानी कि इसमें ये सब रखने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली रख सकते हैं पी क्यू प्लस आर। क्लियर? रेशो देखो बी डी और एफ इन सब की रेशनल वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी बचेगा क्या अंदर? P प्लस क्यू प्लस आर, ये आपस में कट जाएंगे, ये बचेगा 1/2।
देखो अभी तक सारे बेसिक सवाल करते आए हैं हम। जो लैंग्वेज बेस्ड सवाल हैं, जिन पे लंबी चौड़ी लैंग्वेज होती है, कुछ कंसेप्ट अलग से लगते हैं, ये सारा बेस था रेशो का, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। कल हम जो है वो टाइप वाइज सवाल करेंगे, और जो लैंग्वेज पे बेस्ड सवाल हैं वो हम कल से शुरू करेंगे। अगला सवाल है, यदि एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का हिस्सा बी से दुगना है और बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो तरीका अलग है, थोड़ा लैंग्वेज में पूछ लिया है सवाल को, बाकी जो स्टार्टिंग में हमने सवाल किया था वही सवाल है, इसमें कोई अलग नहीं है। ठीक है, ए बी और सी क्या तरीका है कि ए का हिस्सा बी से दुगना है, यानी कि ये 2 है तो ये 1 है। बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना है, यानी कि ये 4 है, ये 1 है। क्लियर, इसका 4 गुना हो गया। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये 8 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये बनेगा 1। सवाल खत्म। देखो भाइयों, कैलकुलेशन को मजबूत करने का तरीके बहुत कम है, लेकिन मोस्टली डिपेंड करता है हमारी कैलकुलेशन पावर पर, वो प्रैक्टिस करने से बनती है। और दूसरी है कि नॉलेज ऑफ नंबर्स, इतनी कैलकुलेशन करनी है हमें और नंबर्स की इतनी नॉलेज रखनी है कि उसको देखते ही हमें समझ में आ जाए कि यार ये कैलकुलेशन कैसे सोल्व होगी। एग्जामिनर कभी हमें फंसाने के लिए कैलकुलेशन नहीं देता है। क्लियर, वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी छोड़ता है उसमें कि हम अपना भेजा लगाएं और उस कैलकुलेशन को किसी इजी वे में सोल्व करें। क्लियर, बहुत कम चांसेस है, हार्डली किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही कैलकुलेटिव हो। वो क्वेश्चन हालांकि सोल्व करने के लिए नहीं बनाया जाता है, टाइम खराब करने के लिए आपको दिया जाता है। क्लियर, बाकी लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, उनमें भी कोई तरीका ऐसा होता है जिससे हम उस कैलकुलेशन को इजी वे में सोल्व कर पाए। अगला सवाल है, एक बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात 2:1 है, तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करो। देखो बहुभुज अगर आपने पढ़ा है तो अंतः कोण और बाह्य कोण, इन दोनों का एडिशन योग क्या होता है, 180 डिग्री। क्लियर, और इनका अनुपात में क्या देखा है, 2:1 यानी कि 3। एक और चीज होती है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण, जितने भी बाह्य कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। क्लियर, तो अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात ये देखा है, हम बाह्य कोण की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ये आएगी 60। और मैंने अभी बताया कि बाह्य कोण जितने भी हो किसी भी बहुभुज के, उन सभी का योग होता है 360 डिग्री। एक कोण की वैल्यू आई हमारे पास 60 डिग्री, 360 डिग्री यानी कि 6 भुजाएं। ठीक है, षष्ठभुज होगा उसकी एक बाह्य कोण की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर अष्टभुज है तो उसके एक बाह्य कोण की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। अगला सवाल, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में से और आ जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। देखो इनिशियल रेशो क्या देखा है हमें, 2:3:5। फाइनल रेशो है 4:5:7। ठीक है, हर क्लास में 20 छात्र बढ़े। ठीक है, कितने बढ़े, 20 छात्र। यहाँ पे रेशो में वैल्यू देखें हम तो कितनी बढ़ी, 2 बढ़ी। यहाँ पे भी 2 बढ़ी और यहाँ पे भी 2 बढ़ी। देखो अगर रेशो में एक ही वैल्यू अगर बढ़ रही है, ठीक है, तब हमें इसे में करेक्शन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू डिफरेंट होती तब हम इस रेशो को इक्वल करते और आगे सोल्व करते हैं। ऐसे भी सवाल आएंगे आगे, तब समझाऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास बराबर वैल्यू बढ़ी है रेशो में, और इस 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 20। ठीक है, यानी कि 10 गुना। हमसे पूछा है कि शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरुआत में कुल कितने थे, ये 10, 10 का 10 गुना 100। अगले सवाल है, संख्याएं 6, 8 और 9 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है,
हमें डी ज्ञात करना है। क्लियर? तो ये क्या आएगा, 6/8 इज इक्वल टू 9/x। क्लियर? ये 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12। बिल्कुल इतना नहीं लिखना है हमें, नहीं ये करना है, सिर्फ इतना सा लिखना है और आंसर टिक करना है। अगला सवाल है, संख्याएं 3 और 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो कोई एक फॉर्मेट होता है इसका, A/B, B/C। ठीक है, जब दो वैल्यू दे रखी हो और हमें तीसरी निकालनी हो। क्लियर? तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा B² इज इक्वल टू AC। इसमें ये C है तृतीयानुपाती, ये प्रथम और ये द्वितीय। क्लियर? हमसे पूछा है इसका तृतीयानुपाती, C की वैल्यू हमसे पूछी है, यानी कि B²/A। B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6, 36/A की वैल्यू है हमारे पास 3, यानी कि ये 12। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, B² इज इक्वल टू AC। और ये फॉर्मेट कहाँ से निकल कर आता है, यहाँ से। अगला सवाल, एक व्यक्ति 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, दूसरे 8 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात क्या होगा। क्लियर? देखो, अनुपात दूध का नहीं, दूध से पानी का पूछा होगा, दोनों का ही पूछा होगा। क्लियर? पहले मिश्रण में क्या है कि 11 लीटर दूध है, 6 लीटर पानी है। दूसरे मिश्रण में 8 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है। क्लियर? अब इनको मिलाने के लिए हमें पहले टोटल क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी। जब भी हम मिश्रण को, दो बर्तनों के मिश्रण को आपस में मिलाएंगे, तब हमें उनकी टोटल क्वांटिटी, यानी कि कोई बर्तन 10 लीटर का है, दूसरा 20 लीटर का है। क्लियर? दोनों ही मिश्रण से पूरे पैक हैं, यानी कि किसी में 10 लीटर का मिश्रण है, किसी में 20 लीटर का है। तो हमें उन दोनों को आपस में मिलाने के लिए पहले उनकी क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। क्लियर? तभी हम उसको मिला पाएंगे और आगे सोल्व कर पाएंगे। तो इन दोनों की टोटल क्वांटिटी आएगी 17 और इन दोनों की टोटल क्वांटिटी आएगी ये भी 17, यानी कि यहाँ पे इनको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल क्वांटिटी इसमें सेम है। ठीक है, ये मिल्क का है, ये वाटर का रेशो है, ये आएगी टोटल 19 और ये बनेगा 6 और 15। क्लियर? देखो, सवाल ने पूछा है कि दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात। क्लियर? देखो, अगर मिश्रण की टोटल क्वांटिटी अलग होती तो हम इसे इक्वल करते हैं, तब जाकर दूध का अनुपात निकलता। क्लियर? अगर केवल दूध का अनुपात अगर इस सवाल में पूछा है तो पहले मिश्रण में 11 लीटर और दूसरे में 8, इससे इसका आंसर आएगा 11/8। अगर दूध से पानी का मिश्रण अगर पूछा होता तो ये होता 19/15। जैसी लैंग्वेज है सवाल की, उस हिसाब से इसका आंसर आएगा 11/8। तो भाइयों, आज के लिए सवाल काफ़ी है इतने। कल लैंग्वेज बेस्ड जो सवाल हैं वो स्टार्ट करेंगे हम, और अच्छे लेवल के सवाल भी होंगे कल। ये तो बेसिक था बिल्कुल, जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, और जिन्होंने पढ़ा है वो तरीके अच्छे अगर लगे आपको तो वो आपके लिए फायदेमंद है। जिस तरीके से आप पहले करते थे वो अभी जो मैंने तरीके बताए, अगर उनमें कुछ फ़र्क है, सवाल अगर जल्दी सोल्व हो पाता है आपका, तो फिर आपके लिए वो बेनिफिशियल है। परसेंटेज पढ़ा है मैंने पूरा, और काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा भी है और उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। उन्होंने कहा कि इस एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह सारा ही कंटेंट जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का कहीं प्रोवाइड नहीं है। मतलब है लेकिन अलग अलग शिफ्टों में है। कहीं भी
एक साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक इतना डिटेल्ड सॉल्यूशन और कंटेंट कहीं प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, उसके जितने भी क्वेश्चन है मेरे पास, आप वहाँ जाकर उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और परसेंटेज पढ़ें एक बार। अगर वो आपने पढ़ लिया ना तो गारंटी आपकी 80% तैयारी उस मटेरियल से हो जाएगी। 20% डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। कुछ लोगों का कहना है कि अगर तैयारी करें हम तो डेली क्लासेस के बेस पर रोज एक वीडियो अपलोड होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे संडे कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी आपकी, मंडे टू फ्राइडे जो है वो डेली एक वीडियो अपलोड होगी। क्लियर? ताकि आपकी तैयारी जो है वो एक क्लास के जैसे चलती रहे। ठीक है? जैसे कि आप ऑनलाइन बेच परचेस करते हैं या फिर कहीं ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हैं तो मंडे टू सैटरडे वहाँ पे कोचिंग चलती है। इसी तरीके से आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, 2 दिन मेरे को लगेंगे कंटेंट बनाने पे और इस बीच में आपका 1 या 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। परसेंटेज की प्लेलिस्ट शेयर करा आपके दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि उनको पसंद आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने वास्तविकता में पढ़ा है उनका कहना है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता इस प्लेटफॉर्म पर। बाय।